दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर कोई खास अप डाउन देखने को नहीं मिली। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है। वैसे स्टॉक 150 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब तो रहा है। क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है? तो मंडे का दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि मंडे को लॉक इन पीरियड खुलेगा और एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर बेच पाएंगे। क्या इसकी वजह से भारी भरकम गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक में आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन रही है? अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर जितनी भी कंपनियां, उनके लिए सरकार की तरफ से इस समय जो अनाउंसमेंट करना था वो हुआ नहीं है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जो फेस्टिवल सीजन का बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो क्या है वो खबर, उसको भी अच्छे से समझेंगे। और इस समय इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव ही हुई 151 पर और क्लोजिंग देख सकते हो कि गुरुवार की 150 के आसपास थी। इंट्राडे में 152 का हाई बना, लेकिन जो लो है 149 का, यानी 150 के स्तर को तोड़ा। अच्छी बात रही कि क्लोजिंग फिर से 150 के आसपास रही, जहाँ पे हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक देख सकते हो कि 150 के आसपास लगातार ट्रेड कर रहा था। ये पिछले कई दिनों से आप देखें तो लगभग 4 अक्टूबर तक 150 के आसपास था, एक मजबूत सपोर्ट पे। लेकिन 7 अक्टूबर को स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हो गई। स्टॉक आ गया 136 के आसपास और उसके बाद एक दिन की गिरावट के बाद इसके अंदर फिर रिकवरी शुरू हुई। 8 अक्टूबर को स्टॉक 148 के आसपास आ गया और 9 अक्टूबर को सीधा स्टॉक देखो कि 155 के आसपास पहुंच गया। फिर पिछले 2 दिन से 150 के आसपास इसमें आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, लेकिन क्लियरली ये दिख रहा है कि स्टॉक 150 के नीचे तो नहीं जा रहा है। आप देख सकते हो कि हो सकता है कि वहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू हुई जब 136 के आसपास गया, वहाँ से रिकवर कर गया। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि 150 का स्तर बिल्कुल सही है इसके लिए और यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। अब रही बात तो सिर्फ सोमवार की, इंतजार हमें सोमवार का ही करना है। सोमवार को देख सकते हो कि इसका लॉक इन पीरियड खुलेगा। वैसे तो देख सकते हो कि जो लॉक इन पीरियड खुलना था वो 12 अक्टूबर था, लेकिन हॉलीडे था 12 अक्टूबर को, तो आप देख ही सकते हो कि सैटरडे की वजह से क्लोज था पूरा बाजार। तो इसका असर अब मंडे को ही होगा। तो यहाँ पे करीब देख सकते हो कि जो एंकर इन्वेस्टर के जो शेयर थे वो करीब 25 करोड़ 11,42,856 शेयर उनको अलॉट किए गए थे। तो इसके आधे शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 डेज़ के बाद 50% जो लॉक इन पीरियड है वो खुल जाता है। तो करीब 12.5 करोड़ शेयर है जो बिकवाली के लिए आ सकते हैं अगर सारे बेचे तो। वैसे इतना पॉसिबल नहीं कि सभी एंकर इन्वेस्टर एक साथ में बिकवाली करे, वेट करेंगे वो। तो एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन था वो करीब 1758 करोड़ का था। अब इसमें आप देख ही सकते हो तो करीब 850 करोड़ जो शेयर है वो बिकवाली के लिए आ सकते हैं। 30 दिन के लिए 50% लॉक इन पीरियड खुलता है। तो अब देख सकते हो कि 850 करोड़ शेयर बिकवाली के लिए एक साथ में आएंगे या फिर एंकर इन्वेस्टर वेट करेंगे, ये हमें मंडे को पता चल जाएगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत भारी यहाँ पे बिकवाली होगी, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर को भी लग रहा है कि 150 का एक मजबूत सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक है। तो आने वाले में यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। और वैसे भी अगर वो भारी मात्रा में बिकवाली शुरू करेंगे तो शेयर की प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको भी नुकसान हो जाएगा। वो ऐसा कोई भी एंकर इन्वेस्टर नहीं चाहेगा और इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके ही बाजार में शेयर बेचेंगे। अब बाकी के जो शेयर है वो 90 दिन के लॉक इन पीरियड के ऊपर रहेंगे और वो 11 दिसंबर 2024 को लॉक इन पीरियड खुलेगा। उसमें अभी वक्त है। तो पहले 30 दिन में 50% और बाकी के जो शेयर है वो 90 दिन के बाद एंकर इन्वेस्टर के बेचने के लिए आएंगे। तो ये बात तो आप सब क्लियरली समझ सकते हो कि अभी मंडे का दिन खास होने वाला है और उसके बाद में इसकी दशा और दिशा तय हो जाएगी। अब 21/10/2024 इसके लिए दूसरा ट्रिगर साबित होगा और वो है इसका रिजल्ट। कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर दी है और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की हम कल्पना कर सकते हैं, स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। वैसे जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरा था
कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2.2 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 27.42% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 482.61 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 4.51% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो कंपनी के रेवेन्यू में तो वृद्धि हुई, लेकिन डायलूटेड EPS देखें तो 0.6 के आसपास, जहाँ पे 13.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 21.97% के आसपास है, जहाँ पे 17.99% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली देख सकता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले रिजल्ट में गिरा था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने इस बार जो फेस्टिवल सीजन था उसको मिस कर लिया है। और देख सकते हो कि जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थी वो इंतज़ार करी थी कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो रीफाइनेंस स्कीम है उसको सरकार ऐलान कर दे, लेकिन देख सकते हो कि सरकार ने समय रहते इसका ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से जो फेस्टिवल सीजन था उसका फ़ायदा सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो है, स्पेशली बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काम करती है, उनका इंतज़ार था कि जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कोई फैसला करे, लेकिन देख सकते हो कि सरकार ने जो गाइडलाइन है उसका ऐलान नहीं किया और सरकार की तरफ से नई पॉलिसी रोल आउट नहीं की गई PM सब्सिडीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये जो फेस्टिवल सीजन आप देख सकते हो कि निकलता वो दिखाई दे रहा है। देखो कि जैसे कि गणपति है या फिर नवरात्रि है, वो तो दोनों निकल चुके हैं, अब सिर्फ दिवाली बची है और लोग ऐसे में होम बुक करवाना पसंद करते हैं। ये शुभ दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिमांड होती है और जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उनको भी मौका मिलता है कमाने का। लेकिन ये देख दो कि जो PM प्रधानमंत्री योजना है वो थोड़ी लेट हो गई। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो स्कीम 1 सितंबर से शुरू की जा रही है और देख सकते हो कि जो रीफाइनेंस स्कीम है सरकार की वो 1 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन अभी तक नहीं हो पाया। तो सरकार की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया और इस वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी अपने लिए स्कीम का ऐलान नहीं कर पाई कुछ भी। अगर स्कीम ऐलान होती तो फिर लोग उसका फ़ायदा उठाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो होम लोन प्रोवाइड किया, जिसमें आप देखें तो जो लोन की सब्सिडी होती है वो 1.80 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख तक होती है। और ये जो सब्सिडी है ये 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर यानी 36,000 पर ईयर के हिसाब से दी जाती है। 1.80 लाख रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उनके लिए है, जिनकी लोअर इनकम है या फिर मिड इनकम वाले हैं। तो जिसकी 3 लाख तक की इनकम है एनुअली, उनको देख सकते हो कि यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में गिना जाता है, जिनका EWS इसके में अंदर। और लोअर इनकम ग्रुप वो है LIG जो 6 लाख से नीचे की इनकम है, और मिड इनकम ग्रुप वो होते हैं MIG जिनकी 9 लाख तक की इनकम है। और इन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिलता है। तो देख सकते हो कि ये एक बड़ा झटका एक तरह से इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को, वरना इस समय फेस्टिवल सीजन में अच्छा खासा वो पैसा कमा सकते थे, उनका बिजनेस बढ़ सकता था। लेकिन अब वेट करना होगा सरकार की तरफ से कब गाइडलाइन आती है, और देख सकते हो कि आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। आने वाला जो सीज़न है अभी तो समझ सकते हो कि आने वाले समय भी अगर गाइडलाइन जारी हो जाती है तो अभी दिवाली दूर है, दिवाली में फ़ायदा ले सकते हैं कंपनियाँ। सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।